यह है क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स। ये खंड बा में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खंड आ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो एक एक नंबर का प्रश्न होगा, तो 20 प्रश्न 20 नंबर के। फिर खंड बा पार्ट आता है। खंड बा में पहले 6 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। फिर उसके बाद जो प्रश्न होता है 22वें नंबर का प्रश्न, उसमें आता है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करो। वहां 6 प्रश्न होंगे, किन्हीं 5 को हल करना होगा और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो यहाँ जो सवाल करेंगे वो सभी सवाल 4-4 नंबर वाले सवाल होंगे, ठीक है। और ये वो सवाल होंगे जो आगे पेपर में आने के उनके प्रबल चांस है, यानी पेपर में वो आ सकते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने ये है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। यानी दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली दो संख्याएं होंगी जो क्रम से आएंगी, यानी एक के बाद एक आएगी। और धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस होंगी, वो धनात्मक होंगी यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस नहीं होंगी, प्लस ही होंगी। विषम, विषम मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से होगी। 2, 4, 6, 8, 9 ये नहीं होंगी। और उनके वर्गों का योगफल कितना होगा? 290। तो वो दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, पर वो दो संख्याएं क्या होंगी नहीं पता। तो पहला काम होगा उनको मानना। माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। पहले को मान लेंगे x प्लस 1, तो दूसरा क्या होगा? क्रम से लेना है, तो यार x प्लस 1 है तो अगला क्या होगा? x प्लस 3 है, ठीक। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योगफल 290 है, यानी इसका वर्ग करें, वर्ग मतलब स्क्वायर, और इसका भी वर्ग करें यानी इसका भी स्क्वायर, और दोनों का क्या है? योगफल। कभी कभी यहाँ गुणनफल होता है, गुणनफल होगा तो गुणा लगा देना है, अंतर होगा तो माइनस कर देना है, ठीक। अगर भागफल हो तो भाग का निशान लगाना। फिलहाल तो योगफल था, प्लस लगा दिया। कितना है? 290। जो भी होगा वो बराबर की दूसरी साइड में। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों खोलेंगे, ठीक। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या होते हैं फॉर्मूले? हम लिख लेते हैं। जब भी पेपर में सवाल करोगे तो साइड से फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। क्या होगा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर ए की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह एक्स इंटू बी की जगह 1, ठीक। इसी तरह यहाँ अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस क्यूब हो गया स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर में 290। ये कंफ्यूज मत होना, इंटू कहाँ से लगा दिए। ये नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं, जबकि दो नंबरों या तीन नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो उनके बीच में क्या होती है? गुणा। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 की 2 बार गुणा, तो 1 बन जा 1 ही रहेगा। इधर गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और x से गुणा 2x, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 की 2 बार गुणा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और ये x बराबर में 290। एक्स स्क्वायर एक ये है, एक ये है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों एक्स स्क्वायर प्लस के तो जुड़ जाएंगे, एक और एक 2x स्क्वायर। फिर केवल x देखो, एक्स स्क्वायर से छोटा x, एक x ये है और एक ये है, यानी 2x ये और 6x ये, दोनों ही प्लस के, तो 6 और 2 8x। इसके बाद नंबर देखेंगे लास्ट में 1 और 9, दोनों प्लस के, कितना हो गया? 10 बराबर में 290। इस 290 को इधर उठा लाएंगे,
तो ये इधर आके इसका चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, प्लस का था इधर आके माइनस, यहाँ 2x² प्लस 8x, 290 में से ये माइनस का और ये प्लस का, तो 290 में 10 घट जाएगा, प्लस माइनस घटता है, कितना बचेगा 280। अब यहाँ इस समीकरण में हम 2 से भाग कर दें तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 2 चौक 8, और 2 से ये सम संख्या ये भी कट जाएगी। इससे क्या होगा, संख्याएं छोटी हो जाएंगी, गुणनखंड करने में आसानी होगी। चूंकि द्विघात समीकरण बन रही है तो इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ लिखना दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो ये 2 से इसमें भाग करेंगे, मैं करके बता रहा हूँ। भाग का मतलब 2 से इसमें भी बटे में लगेगा, इसके भी बटे में लगेगा, और ये 280 है इसके भी बटे में, यानी ये जितनी संख्याएं थी सभी के बटे में 2 लगा दिया, क्योंकि इसको हम भाग कर रहे हैं और दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो इधर भी बटे में लगाना। ठीक, ये पहला सवाल आया था तो इसमें करा दिया, आगे इस तरह के सवालों में सिर्फ बताया जाएगा और डायरेक्ट कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा x², 2 से 4 बार में 4x, 2 से 1 कम 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और ये 0, 140, और 0 के बटे में 2 है, तो 0 के बटे में कोई भी संख्या हो क्या रहता है, 0 ही रहता है। अब इसके हमें करने हैं गुणनखंड, लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, 140 एकम, क्योंकि यहाँ x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, अगर 2 होता तो 140 दूनी, 1 कुछ नहीं है तो 1, 140 एकम 140, कैसे आ रहा है ये, गुणा करने पर, और लास्ट का चिन्ह देखोगे क्या है, माइनस, घटाने पर कितना लाना है 4। तो अब ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 140 आए और घटाएं, उन्हीं संख्याओं को आपस में घटाएं तो कितना आना चाहिए 4। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर कर लेना। ठीक, तो 2 से कटोगे इसको क्योंकि ये सम संख्या लास्ट में 0, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही, 2 तिया 6, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, फिर ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक, अब देखो इधर, यहाँ एक साथ फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले 2 दूनी 4 करना, 4 पंजे 20 करना, 20 में से 7 घटाओगे, गुणा करके मत देखना, सिर्फ अगर जोड़ने पे लाना है तो जोड़ के देखना, घटा के लाना है तो घटा के देखना, गुणा में तो वो खुद ब खुद आएगा। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 में से 7 गया, 4 बचेगा नहीं, तो उल्टा करो थोड़ा, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो 14 में से 10 जाएगा, 4 बचेगा, और 14 गुणा 10 140 होता है ये। ठीक, क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड, 14 माइनस 10, 14 धाम 140, 14 में 10 गया 4, और गुणा करना नहीं है हमें, हमें सिर्फ जो भी जोड़ने पे घटाने पे लाना है, केवल बीच की संख्या बदलनी है, बाकी संख्याएं वैसे ही लिखते जाना है। इसके बाद x², इस 14 की गुणा यहाँ करेंगे 14x, गुणा करते समय पहले बाहर का चिन्ह देख लेना, माइनस हो तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो कोई फर्क नहीं, 10 की गुणा x से 10x माइनस 140, फिर इन दो संख्याओं से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ x² प्लस 14x, तो दोनों में x आ रहा है, x कॉमन निकाला, x² में से एक x कॉमन निकला, एक बचा, प्लस x कॉमन आ गया, यहाँ 14 बचा, माइनस यहाँ 10 और 140, तो इसमें से 10 कॉमन आ सकता है क्योंकि 10 के पहाड़े में 10 भी आएगा और 140 भी आएगा, ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हों। तो 10 यहाँ से कॉमन आ गया x, बाहर क्या कॉमन लिया माइनस, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, 10 से 14 बार में, क्योंकि 10 और 14 की गुणा 140, तो 10 से भाग करना चाहे गुणा कर लेना, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन गई, इसको एक बार लिखना, अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी ना बने तो सवाल गलत हो जाएगा, तुरंत चेक कर लेना पीछे कहाँ गलती हो गई, क्योंकि सवाल गलत हो चुका है अगर ब्रैकेट एक जैसे ना आए तो। एक ये बन गया x माइनस 10,
ये ब्रैकेट एक जैसा, इसको एक बार लिखेंगे और इन दो संख्याओं को मिलाकर एक ब्रैकेट। इसके बाद यदि x प्लस 14 पहली ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे तो ये 14 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह यदि x माइनस 10, अब दूसरी ब्रैकेट के बराबर में 0, तो x बराबर ये 10 उधर जाके माइनस का था प्लस हो गया, तो ये हो गया ठीक। अब ये x के हमें दो मान निकल के आ गए, पर हमसे क्या पूछा था, हमसे तो इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे थे जो हमने माने थे। लास्ट में लिखोगे अतः क्या थे पूर्णांक, एक था x प्लस 1 और एक x प्लस 3। इसमें x का मान रखोगे, x के दो मान आए हैं, एक -14 एक 10, दोनों ही रखना, दोनों से आंसर एक ही आएगा, पर हम नेगेटिव वाला छोड़ के पॉजिटिव वाला रख लेते हैं। इसको रखोगे तो भी वही आंसर आना, इसको रखोगे तो भी वही आंसर आना। ठीक, x की वैल्यू 10 प्लस 1, कॉमा यहाँ भी x की जगह 10 प्लस 3, 10 और 1 11, 10 और 3 13, दोनों विषम पूर्णांक आए और दोनों क्रमागत आए हैं 11, और 11 के बाद अगला विषम क्या होगा 13। ठीक, और 11 का वर्ग करना 121, 13 का वर्ग करना 169, 121 और 169 दोनों को जोड़ना 290 आ जाएगा। तो ये 4 नंबर का प्रश्न हुआ पूरा, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे देखो, दो वृत्त है और संकेंद्रीय है, यानी दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है। ये केंद्र है, तो एक वृत्त तो ये हो गया छोटा वृत्त, और एक वृत्त इस पर क्या है बड़ा वृत्त, और दोनों का केंद्र यही रहेगा। तो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई, ये जीवा है और ये इसको स्पर्श करती हुई जा रही है। तो ये करना है कि ये स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी ये जो स्पर्श बिंदु है इससे ये क्या हो रही है, ये जीवा ये समद्विभाजित हो रही है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब भाग, यानी बांटना। तो ये इसको जो है दो समान भागों में बांट रही है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक, अब इसमें कुछ काम हमें अपनी तरफ से करना होगा। क्या, इस लाइन को हम मिला देंगे और जो भी काम हम अपनी तरफ से करेंगे वो डॉट डॉट लाइन से करेंगे। ठीक, इनको कुछ नाम दे देते हैं, ये हो गया केंद्र O, इनको नाम दे दें A B और C। ठीक, तो अब अगर ये इसको स्पर्श रेखा है को ये क्या कर रही है समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में बांट रही है, तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दो। अगर ये समान भागों में बांट रही है इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है बिल्कुल बीच में आ रही है, तो इधर के इससे दोनों क्या हो गए बराबर, यानी ये वाला जो त्रिभुज और ये वाला दोनों त्रिभुज क्या होंगे बराबर। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम बराबर सिद्ध कर दें तो ये जीवा क्या हो जाएगी इस स्पर्श रेखा पे, यानी स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो हमें काम यह करना है कि ये दोनों त्रिभुज हमें बराबर सिद्ध करने हैं। बराबर मतलब सर्वांशम। ठीक, और सर्वांशम के लिए तीन कंडीशन होती हैं, या तो हम उसकी तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दें, या तीनों कोण बराबर सिद्ध कर दें, या फिर दो भुजाएं एक कोण, या एक भुजा दो कोण, कुछ भी करके तीन चीजें हम इसमें बराबर सिद्ध कर दें तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे सर्वांशम। कैसे होंगे देखो, हम दोनों त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से समझो, एक त्रिभुज क्या बन रहा है ये, और एक त्रिभुज ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी, ये वाली भुजा जो है दोनों त्रिभुज में आ रही है, ए ओ बी में भी आ रही है और बी ओ सी में भी। तो यहाँ लिखोगे भुजा बी ओ
बराबर BO। क्यों है बराबर? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक, दोनों में आ रही है। अब दूसरी बात को समझो। एक भुजा ये हो गई, कौन सी? ये वाली, ये दोनों में कॉमन आ रही थी। ये भुजा हमने अपनी तरफ से मानी थी, ठीक, तो अपनी तरफ से मानने पर इसको भी छोड़ दो। ये कोण जो है और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखो यहाँ पे, चाहे तो पहले भुजा लिख लो। ये भुजा AOC, क्यों है ये? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी वृत्त की त्रिज्या, और केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरा, हम इस कोण को बराबर करेंगे। क्यों? ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जीवा पर त्रिज्या और जीवा के बीच में बना कोण है। तो कहीं भी वृत्त की जीवा कहीं पे भी हो, वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं के बीच बने कोण आपस में हमेशा ही हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। तो यहाँ करोगे, जिस कोण की बात हो रही है वो कोण बीच में रहना है। OAB या BAO, कुछ भी पढ़ो, ए बीच में रहना चाहिए, ठीक है। कैसे भी पढ़ सकते हैं इसको, BAO बराबर, ये आगे कोण का साइन लगा रहे थे, ऐसे इधर BCO। क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिज्याओं और जीवा के बीच बने कोण। अब ये तीन चीजें जो है यहाँ पे बराबर हो गई, तो क्या करेंगे? अब देखो क्या क्या बराबर हुआ है। पहला क्या है? भुजा थी ना, भुजा मतलब साइड। दूसरी क्या थी? वो भी भुजा थी, साइड। तीसरा क्या था? एंगल। अगर तीनों साइड होती तो SSS, तीनों एंगल होते तो AAA। यानी जो भी चीजें जैसी आएंगी वैसी लिखते जाना, भुजा को साइड, एंगल और कोण को A, यानी SSA। सर्वांग क्षमता से जो दोनों त्रिभुज लिए थे हमने, त्रिभुज AOB सर्वांक्षम, त्रिभुज BOC, ठीक, ये जो ऊपर है ये लगभग का साइन है और नीचे क्या है? बराबर, यानी ये दोनों जो है लगभग बराबर है। होगा तो मामूली अंतर हो सकता है, अन्यथा ये दोनों क्या है? बराबर ही होते हैं। लगभग का मतलब होता है कि कुछ 19-20 हो सकता है, ठीक, पर यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। तो सर्वांग क्षमता पर चूंकि नियम सर्वांग क्षमता का होता है तो लगाना वही है। तो अब ये दोनों त्रिभुज अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों बिल्कुल बीच में कट रहे हैं तभी बराबर हुए। अतः जो सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो लिख दोगे लास्ट में। अतः स्पर्श बिंदु आगे यहाँ पे जीवा लिख लेना। अतः जीवा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये हमें प्रूफ करना था, ये 4 नंबर में प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। नोट करो इसे, फिर आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहे हैं द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह एक बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10। इसको द्विघात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी घात 2 है। तो पहले इसके शून्य ज्ञात करना, उसके बाद शून्य को तथा गुणांक को दोनों के बीच में जो संबंध होता है उनकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक, केवल सत्य है या नहीं। तो जो भी दे रखा है इसको माना x² + 7x + 10 = 0। इसके बराबर में हम क्या करेंगे? 0 मान लेंगे। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके शून्य ज्ञात करने तो उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा,
तो पहली संख्या एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो संख्या होती है वो कोई नहीं है तो एक मानेंगे, यानी 10 एकम 10। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10, लास्ट वाला चिन्ह देखते हैं प्लस, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 10 आए और उन्हीं को जोड़ें तो क्या आना चाहिए 7। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, एक्स स्क्वायर प्लस, ये 7 की जगह क्या करेंगे 5 प्लस 2, जो गुणनखंड आएंगे ये आए ना 5 प्लस 2, तो ये गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 की गुणा x से करेंगे 5x, 2 की गुणा x से 2x और ये 10। इसके बाद फिर दो दो संख्याओं से कॉमन, जो भी पीछे सवाल में भी किया था, x यहाँ भी x कॉमन आया, एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया, एक बचा, यहाँ 5 बचा, प्लस 2 और 10 में 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा, तो यहाँ x और 2 पंजे 10। ठीक, अब x प्लस 5, एक जैसी ब्रैकेट इसको एक बार, दूसरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी x प्लस 2 बराबर में 0। इसके बाद यहाँ से पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, ये 5 इधर जाके माइनस का, ठीक। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट को x प्लस 2 बराबर 0, दूसरी ब्रैकेट के बराबर 0, तो ये 2 इधर जाके माइनस का 2। तो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए कहा था, शून्य ज्ञात कर चुके। अब आगे बचा इसके शून्य को और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करना। तो उसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, उसकी जांच के लिए पहले तो समीकरण को लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी करनी पड़ेगी तुलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना। इससे जब तुलना करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी, ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी कुछ नहीं है 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10। ठीक, ए बी सी निकल आया। अब इसके बाद में इसकी जांच करनी है, तो पहले क्या करेंगे हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए, नहीं याद है तो उसको याद करना। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या थे, एक ये था एक ये था, ठीक। दोनों का क्या है योगफल, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि योगफल मतलब जोड़ना। एक है -5, दूसरा -2, अगर प्लस होता तो जोड़ देते, अब दोनों ही माइनस है तो माइनस लग जाएगा। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, ए का मान 1, -5 -2 दोनों माइनस जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। बटे में एक आता है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि बटे की संख्या का मतलब होता है भाग करना, तो एक को अगर हम 7 से भाग करेंगे भी तो 7 ही आएगा, 7 को 1 से भाग करेंगे तो 7 ही आएगा। दूसरा इसमें क्या लगाएंगे, शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा सी अपॉन ए, ये भी याद करना है। शून्य क्या थे, एक -5 और एक -2, अभी यहाँ योगफल था जोड़ा था, गुणनफल है तो गुणा कर देंगे, -5 गुणा -2, सी की वैल्यू कितनी है 10 यानी 10, ई की वैल्यू 1, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, गुणा करते हैं माइनस माइनस की संख्या प्लस आएगी, माइनस प्लस की माइनस, प्लस प्लस की तो प्लस होगी ही, 10/1 कितना हो जाएगा 10। तो ये जांच हो गई कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि जो दोनों साइडें हमें बराबर करनी थी, दोनों साइडें दोनों जगह पे बराबर आ रही है, मतलब सवाल जो है वो सही है, इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे हैं एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं,
यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदें कितनी है उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो नीली गेंदें कितनी है थैले में ये हमें बताना। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि उसी को मान लेते हैं और उसकी संख्या पता भी होनी चाहिए। माना नीली गेंदों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं x। लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है 5। तब थैले में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, x नीली और 5 ये कुल पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद अगर थैले से हम एक लाल गेंद निकालना चाहें, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो टोटल हमेशा नीचे रहता है और कौन सी निकालना है लाल। तो लाल 5 गेंदें हैं, 5 में से कोई भी निकल सकती है तो जितनी गेंदें होंगी वो ऊपर और टोटल नीचे। इसी तरह नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ये क्या होगी, तो टोटल तो नीचे रहेगा और लाल गेंदें कितनी है x, तो x ऊपर आ जाएगा। सॉरी नीली, नीली कितनी है x, तो x में से कोई भी गेंद निकल सकती है। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न अनुसार क्या कह रहे थे, प्रश्न में एक कंडीशन दी है, उसी कंडीशन के अनुसार जो है सवाल आगे बढ़ेगा। ये कह रहे थे निकालने की यानी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। कौन सी दुगनी है, नीली गेंद निकालने की। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, x बटे x प्लस 5, एक को बराबर के इस तरफ और एक को बराबर के उस तरफ। लाल गेंद की क्या है 5 बटे x प्लस 5। अब यहीं पे थोड़ा सा खेल है, यहाँ पे जो दुगनी कह रहे हैं ये बस सही से लग जाना चाहिए, अगर ये सही से नहीं लगा तो यहीं से सवाल गलत हो जाएगा। दोगुनी कौन सी हो रही है, नीली, तो जब ये दोगुनी हो रही है तो इसमें नहीं करना है हमें इसमें गुणा करनी है। ठीक, क्योंकि ऐसे सवाल पहले कराए थे तभी भी बताया था, इसमें उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया बराबर का चिन्ह, तो अगर ये दोगुनी है मतलब ये कम है, अगर ये कम है तो इसमें गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होंगी, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह लगा है बराबर। अगर ये पहले से ज्यादा और इसमें हम अगर 2 से गुणा कर दें तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो जो कम है उसको बराबर करना है, तो 2 से गुणा इधर हो जाएगी, इधर तो x अपॉन x प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। इधर ये 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और बटे में x प्लस 5। अब यहाँ से तिरछे गुणा करना चाहो तिरछे गुणा कर लो, वरना ये दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ से कट भी जाएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये तिरछे गुणा होके ऊपर चला गया, x प्लस 5 ये एक जैसी संख्या कट गई, गुणा में थी कट गई, अगर बीच में प्लस होता तो नहीं कटती। x का मान 10, अतः जो लास्ट में पूछा जाएगा सवाल में उसको लास्ट में लिखना जरूर। अतः नीली गेंदों की संख्या क्या मानी थी हमने x, जो क्या निकल कर आई 10, यानी थैले में कितनी 10 नीली और 5 लाल, यानी कुल 15 गेंदे हैं। इसको कर लो, ठीक है।